बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ हम कुछ रूल्स भी डिस्कस कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। The weather being cloudy, we decided to stay home and not to hike the mountains. जी, कौन सी टाइप की फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज, एब्सोल्यूट, पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव। देखिए, ये फ्रेज शुरू हो रही है एक नाउन से। द वेदर एक नाउन है और इसके साथ बीइंग क्लाउडी, दिस इज अ पार्टिसिपल। तो ये स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस पार्टिसिपल एब्सोल्यूट फ्रेज का। अब मैं थोड़ा सा आपको एब्सोल्यूट फ्रेज का बता दूं कि एब्सोल्यूट फ्रेज एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई करती है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक नाउन से शुरू होती है हमेशा और इसके साथ इसका कोई मॉडिफायर लगा होता है। नॉर्मली क्या हो सकता है मॉडिफायर में? नाउन के बाद पार्टिसिपल हो सकता है। पार्टिसिपल अब तीन तरह के हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, या आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो नाउन के बाद इन तीनों में से कोई भी पार्टिसिपल हो तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगी, या नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो तो फिर भी वो एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगी। बेसिकली नाउन के बाद ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी नाउन के बाद जब लगती है वो एडजेक्टिव ही होती है अक्सर। और नाउन के बाद कोई सिंपल एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक पार्टिसिपल फ्रेज के। एक चीज देख लीजिए कि इसमें सबसे सॉरी, नॉट पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज के देख लीजिए कि इसके अंदर सबसे पहले नाउन आता है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना पार्टिसिपल फ्रेज के साथ। इसमें पार्टिसिपल जरूर आता है लेकिन उससे पहले एब्सोल्यूट फ्रेज में एक नाउन आता है। तो जो नाउन से शुरू हो, नाउन प्लस पार्टिसिपल, वो एब्सोल्यूट फ्रेज होती है। तो दिस वन इज एक्चुअली एब्सोल्यूट फ्रेज। ये इम्पोर्टेंट है। सारी फ्रेजेस एक जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एब्सोल्यूट फ्रेज इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए जरूर। नेक्स्ट, द जजेस टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स फाइनली गेव द अवार्ड टू एहसन। अब इसके अंदर ऑप्शंस नहीं दिए हुए, मैं आपको ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पे। दो ही ऑप्शंस लिखता हूँ, ये जेरेंड है या ये पार्टिसिपल है। तो देखिए, आईएनजी से शुरू हो रही है एक फ्रेज, तो सिंपल बात जो है कि इसके अंदर दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या वो जेरेंड होगी या पार्टिसिपल होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सी है? आप जरा देख लीजिए। एक तो ये है कि पार्टिसिपल फ्रेज को अगर आप रिमूव कर देंगे तो उससे मीनिंग आपका सेंटेंस का जाएगा नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन कम हो जाती है लेकिन वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है। जेरेंट फ्रेज को आप रिमूव कर दें तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो इसको रिमूव करने से सेंटेंस मीनिंगफुल है, दैट मीन्स दिस इज पार्टिसिपल फ्रेज। और वैसे भी आप देख लीजिए जजेस को मॉडिफाई कर रही है। द जजेस द जजेस वर एक्चुअली टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स। तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो एक नाउन को मॉडिफाई करती है। वो नाउन के बाद भी आ सकती है और नाउन से पहले भी आ सकती है, बट दोनों सूरतों में उसको मॉडिफाई कर रही होती है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि मॉडिफाई कर रही है जजिस को। नेक्स्ट देखते हैं जी। ही हिट द लास्ट बॉल फॉर अ सिक्स, एवरीवन जंपिंग इन द एयर विद हैप्पीनेस। अगेन देख लीजिए, ये जो एवरीवन है जहाँ पे, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के बाद आगे आपका क्या आ रहा है? एक प्रोनाउन या नाउन एक ही बात होती है। प्रोनाउन प्लस जंपिंग इन द एयर क्या बन गया? दिस इज पार्टिसिपल एक्चुअली। तो अगेन वही स्ट्रक्चर आ गया, नाउन या प्रोनाउन प्लस पार्टिसिपल। तो ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगी। इससे आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू। हैविंग बीन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन, ihsan लेफ्ट द कंपनी। अब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, या हैविंग
प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3, ये दोनों जो आपके होते हैं, ये आपके क्या होते हैं जी? ये आपके पार्टिसिपल फ्रेजेस होती है। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। बट ये दोनों सूरतों में ये पार्टिसिपल फ्रेज होती है। हैविंग के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आए या हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म आए तो वो हमेशा पार्टिसिपल फ्रेज होगी। ये आपका नाउन है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। और पार्टिसिपल की एक चीज और मैंने आपको बताई थी, पार्टिसिपल फ्रेज को आप रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहेगा। इसको रिमूव करके देख लीजिए, सेंटेंस मीनिंगफुल है, दैट मीन्स दिस इज पार्टिसिपल, जेरंड नहीं है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं जी कि अगली जो फ्रेज है, अगला एमसीक्यू है वो क्या है। हैविंग पेड द फाइन आई गॉट माई लाइसेंस बैक। अगेन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म पेड, ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। वी वर ग्लूड टू द मैच, आर आईज ऑलवेज फॉलोइंग द बॉल। अब देखिए जरा, ये किससे शुरू हो रही है? आर आईज, आईज ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया, प्लस फॉलोइंग द बॉल, ऑलवेज दैट वर्ब आ गया। फॉलोइंग द बॉल क्या है? ये आपका अगेन आपका ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो नाउन प्लस पार्टिसिपल क्या बन गया आपका? अगेन जो अभी दो तीन एमसीक्यू में पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज एब्सोल्यूट फ्रेज। तो नाउन के बाद जब भी पार्टिसिपल आएगा, नाउन प्लस पार्टिसिपल, तो एब्सोल्यूट फ्रेज बनेगी। द बर्ड्स इन द ट्री आर इंजॉइंग द रेन। जी, अब जरा देखिए, ये है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब जो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब ये है कि ये एक प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है। तो जो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होगी वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब वो फंक्शन किसी सेंटेंस के अंदर कभी भी प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं करेगी। वो तीन चार चार और बेसिकली इसके फंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें से दो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के तौर पर आपको दो का पता होना चाहिए। एक एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज, या होगी एडजेक्टिव, या होगी एडवर्ब। दो इसके और भी है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकती है और ये आपका हो सकता है क्या हो सकती है जी? दिस कैन ऑल्सो फंक्शन एज जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है किसका? एडजेक्टिव का। लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे, ये दोनों चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब का आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, सवाल हमारे पास ये है कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए व्हेन वेयर वाई का। अगर ये व्हेन वेयर वाई का आंसर करती है तो एडवर्ब है, और अगर व्हेन वेयर वाई का आंसर नहीं कर रही तो ये एडजेक्टिव है। इधर किसका एडजेक्टिव किसका आंसर करता है? एडजेक्टिव याद रखिए आंसर करता है विच वन का या व्हाट टाइप ऑफ, दो क्वेश्चंस को आंसर करता है एडजेक्टिव आपका। तो अब देखिए जरा कि इनमें से किसी का आंसर कर रही है, इसका कर रही है। द बर्ड्स, ये वेयर का आंसर नहीं कर रही। वेयर द बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन, या नहीं, ये ऐसे नहीं। ये बेसिकली है द बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन, विच बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन? द बर्ड्स इन द ट्री, वो वाले बर्ड्स जो कि दरख्त पर बैठे हुए हैं। तो ये वेयर का आंसर नहीं कर रही, ये विच का आंसर करी। वैसे भी प्रेपोजिशनल फ्रेज अगर एक नाउन से पहले लगी हुई है, नाउन के बाद, और इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रहा, तो फिर स्ट्रेट अवे ये एडजेक्टिव ही होती है। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले नाउन है, उससे कुछ पहले जाके वर्ब लगा हुआ है, तो फिर वो एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। बट अब यहाँ पीछे कोई वर्ब तो है नहीं, तो सिंपली ये इस नाउन को ही मॉडिफाई कर रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये वाली आपकी वेयर का आंसर नहीं कर रही, विच वन का आंसर कर रही है। फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन लगाना सही तरह से सीखिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन इन द ट्री। अभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब वही फ्रेज है, बर्ड्स के बारे में ही है, बट यहाँ ये किसी और चीज का आंसर कर रही है, पहले की तरह नहीं है। द बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन। अब ये देखिए जरा, इससे पहले इंजॉइंग वर्ब है, बर्ड्स नाउन है, रेन भी नाउन है, ये किसको मॉडिफाई कर रही है ये हमें देखना है।
इसका ताल्लुक द बर्ड्स आर इंजॉइंग, विच बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन, नहीं। ये आंसर कर रही है द बर्ड्स आर इंजॉइंग द रेन वेयर, वेयर आर द बर्ड्स इंजॉइंग द रेन, इन द ट्री, दरख्त पर बारिश को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से, ये विच बर्ड्स नहीं है, ये द बर्ड्स आर इंजॉइंग वेयर इन द ट्री। तो ये वेयर को आंसर कर रही है, तो ये आपको एडवर्ब फ्रेज बनेगी। ठीक है, तो इसको अपने प्रेपोजिशन फ्रेज को ध्यान से आपने देखना है कि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही है या वर्ब को, मींस ये विच का आंसर कर रही है या व्हेन वेयर वाई का, सिंपली आपने ये देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। द एग्जाम्स ओवर, ऑल फ्रेंड्स वेंट फॉर अ मूवी, जी। अब एग्जाम्स हो गया नाउन, ओवर क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो नाउन प्लस एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, नाउन प्लस एडजेक्टिव क्या बनता है जी, एब्सोल्यूट फ्रेज बनती है। तो एक्चुअली होता ही नाउन के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव है, या वो नॉर्मल एडजेक्टिव होगा, या वो एडजेक्टिव फ्रेज यानी प्रपोजिशनल फ्रेज होगी, या वो पार्टिसिपल या फ्रेज क्या कहते हैं उसको, आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी। तो वो भी बेसिकली क्या होती है, एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रही होती है। तो नाउन के बाद जब भी एडजेक्टिव आता है, चाहे वो नॉर्मल एडजेक्टिव हो या प्रपोजिशनल फ्रेज हो या आपका पार्टिसिपल हो, ये आपकी फ्रेज जो बनती है दैट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय टेकन टू द पुलिस स्टेशन इज सेड टू बी अ टेररिस्ट। अब ये देखिए, टेकन टू पुलिस स्टेशन, सिंपल सबसे पहली बात जो है कि ये वी थ्री से शुरू हो रही है। थर्ड फॉर्म से शुरू होने वाली कोई भी फ्रेज है वो हमेशा हमेशा पार्टिसिपल फ्रेज होगी। कौन सा वाला पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो थर्ड फॉर्म से शुरू होने वाली फ्रेज स्ट्रेट अवे, इसके अंदर और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये हमेशा पार्टिसिपल फ्रेज ही होगी। और वैसे भी इसको देख लीजिए, ये नाउन है और नाउन को ये मॉडिफाई कर रही है। द बॉय वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, एक्चुअली सॉरी नॉट हॉस्पिटल, टू द पुलिस स्टेशन। तो ये आपकी क्या बन गई जी, पार्टिसिपल फ्रेज। थर्ड फॉर्म वाली फ्रेज हमेशा पार्टिसिपल होती है, ये इसकी पोजीशन, ये आपकी इस नाउन के बाद भी आ सकती है, नाउन से पहले भी आ सकती है। He showed me the pictures clicked by his youngest son. अब अगेन ये वही वाली आ गई जो पहले वाली थी, एग्जैक्टली वही चीज है, नाउन है, उसके बाद ये आपकी वी थ्री है, क्लिक्ड। तो जब भी थर्ड फॉर्म से शुरू होगी तो अगेन ये पार्टिसिपल फ्रेज होगी, इस नाउन पिक्चर्स को मॉडिफाई कर रही है। आगे चलते हैं। यू कैन कॉल अस एट एनी टाइम। अब ये एक prepositional फ्रेज है। तो prepositional फ्रेज मैंने आपको बताया था, आपने ये देखना है which या when where why किसका आंसर कर रही। तो ये when का आंसर कर रही है। यू कैन कॉल अस when एट एनी टाइम, कब मैं कॉल कर सकता हूँ आपको, या कब आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम। तो ये when का आंसर कर रही है, दैट मीन्स दिस इज एडवर्ब फ्रेज। आगे चलते हैं जी। अ पर्सन टॉलर देन यू कैन टच द रूफ। अब ये जरा देख लीजिए, पर्सन क्या है, नाउन है, टॉलर एडजेक्टिव है। तो ये स्ट्रेट अवे क्या बन गई जी, इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रही है, तो नाउन को जो मॉडिफाई करती है, और स्ट्रेट अवे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गई जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। द किंग स्माइलिंग एंड वेविंग एक्नॉलेज द क्राउड। जी, आईएनजी से शुरू हो रही है, ऑब्वियसली या जेरेंड होगी या पार्टिसिपल होगी। अब देखिए जरा, अब एक बात तो ये है कि इसको रिमूव कर ले, अगर सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है तो ये पार्टिसिपल है, अगर मीनिंगफुल नहीं रहता तो ये जेरेंड है। तो द किंग एक्नॉलेज द क्राउड सही है, सेंस बन जाता है, और स्माइलिंग एंड वेविंग फिर आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। दूसरी सूरत में आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपका अ, इसको मॉडिफाई कर रहा है, किंग को। हु वॉज स्माइलिंग, स्माइलिंग एंड वेविंग, द किंग। ठीक है,
तो ये जब एक नाउन को मॉडिफाई करती है आईएनजी से शुरू होने वाली फ्रेज, तो वो क्या होती है आपकी? पार्टिसिपल फ्रेज होती है। पार्टिसिपल फ्रेज आपकी इस नाउन से पहले भी कहीं आ सकती है और इसके बाद भी आ सकती है। इसकी पोजीशन हो सकती है दोनों तरफ, दोनों जगह पे। अब इसी को आप उठा के पीछे ले जाएं, स्माइलिंग एंड वेविंग द किंग एक्नॉलेज द क्राउड, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। तो ये किंग को मॉडिफाई कर रही है दोनों सूरतों में, चाहे इसकी पोजीशन कोई भी हो। सो दिस वुड बी पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट वन, हैविंग 3 meals a day इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जी, अब ये एक बात याद रखिएगा, हैविंग से शुरू होने वाली हर फ्रेज पार्टिसिपल नहीं होती। अगर हैविंग प्लस वी थ्री है या हैविंग बीन प्लस वी थ्री है, तो ये वाली फ्रेज होती है आपकी, ये पार्टिसिपल बनती है। सिर्फ हैविंग को देख के पार्टिसिपल नहीं कर देना उसे। ये हैविंग 3 meals a day आपकी यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ये जेरंड फ्रेज है। आप इसको रिमूव कर दीजिए, जो मैंने आपको एक चीज बताई है, रिमूव कर दें, क्या सेंस बनता है इसका? इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ नहीं बनेगा। तो जब आईएनजी फॉर्म वाली फ्रेज को रिमूव करने से सेंस ना बने तो वो जेरंड होती है। ठीक है। तो आप दूसरी बात ये भी याद रख लीजिए कि जेरंड व्हाट का आंसर करता है। तो व्हाट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो व्हाट का भी आंसर एग्जैक्टली कर रहा है। तो ये दोनों चेक्स हैं आपके पास, आप व्हाट वाला चेक लगा लें या आप इसको रिमूव करके देख लें। तो जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको समझ आता है, तो ये आपकी क्या बनेगी? आपकी पार्टिसिपल फ्रेज नहीं होगी, बल्कि ये जेरंड फ्रेज है। सो इसका आंसर हो गया अल्फा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट वन, हैविंग फाउंड द लॉस्ट वॉच अकबर फेल्ट रिलीव। जी देखिए जरा, अब हैविंग फाउंड आ गया, फाउंड आपका वी थ्री है, तो स्ट्रेट अवे ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी। अब इसको हटा के देख लें, फिर भी सेंस बनता है, अकबर फेल्ट रिलीव्ड, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो ये पार्टिसिपल है। और ये भी देख लीजिए, ये अकबर नाउन है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। हु हैड फाउंड द लॉस्ट वॉच, अकबर, तो ये अकबर को मॉडिफाई कर रहा है बेसिकली। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज होगी आपकी, हैविंग प्लस वी थ्री, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसे। आफ्टर रेस्टिंग फॉर एन आवर यू विल फील मच बेटर। जी आईएनजी फ्रेज है, आईएनजी से शुरू हो रही है, दो ही ऑप्शंस बच के, जेरेंड या पार्टिसिपल, ये है। ये दोनों तो नहीं हो सकेंगे अभी। तो अब देखिए जरा कैसे पता चलेगा। अब अगर हम इसको रिमूव कर दें, जो अभी तक हम चेक अप्लाई करते आए हैं, जो रिमूव कर दें, तो ये फिर भी आफ्टर यू विल फील मच बेटर, ये सेंस नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, मीनिंगफुल नहीं रहेगा सेंटेंस। तो दैट्स वाई आप इसको जेरेंड कह सकते हैं, तो ये जेरेंड ही है बेसिकली। लेकिन एक और आसान चीज है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आफ्टर इज अ preposition। आप याद रखिए, जो preposition होती है, preposition के बाद हमेशा हमेशा क्या आ सकता है? या नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकती है, जेरेंड आ सकता है, या आपकी जेरेंड फ्रेज आ सकती है। तो अगर आप जेरेंड की बात कर रहे हैं या पार्टिसिपल की, तो preposition के बाद हमेशा जेरेंड ही आएगा। preposition के बाद पार्टिसिपल आ ही नहीं सकता कभी। तो आफ्टर preposition है, तो और कुछ भी देखे बगैर आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ये आपका, आपकी जेरेंड फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगली फ्रेज, अगला एमसीक्यू क्या है? हर सिस्टर गेटिंग एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज शी डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स। जी, अब हर सिस्टर नाउन है, गेटिंग से शुरू होने होने वाली फ्रेज क्या है? पार्टिसिपल है, ऑब्वियसली आईएनजी से शुरू हो रही है। तो नाउन प्लस पार्टिसिपल, एब्सोल्यूट फ्रेज, जी बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट फ्रेज। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, द कैंडिडेट गेटिंग द मोस्ट वोट्स विंस द इलेक्शन। अब देखिए जरा, ये आईएनजी से शुरू हो रहा है, गेटिंग द मोस्ट वोट्स, तो आईएनजी वाली या जेरेंड है या पार्टिसिपल है। आप इसको हटा देंगे, द कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, ये मीनिंगफुल बिल्कुल है। हाँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कम हो जाती है, बट ये मीनिंगफुल फिर भी रहता है। तो ये आपकी पार्टिसिपल फ्रेज है और ये इसको मॉडिफाई कर रही है। आप देख लें कैंडिडेट को, विच कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव होता है ना, तो ये विच का आंसर ही करता है।
आप जो जेरेंड है वो तो व्हाट का आंसर करता है, यहाँ पे देख लीजिए। व्हाट कैंडिडेट विंस द इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो किसी भी तरह से आप इसको चेक जो है ना वो कर सकते हैं कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा जी, जिस तरह से भी इसको चेक करेंगे, जो भी चेक लगाएंगे आपको ये पार्टिसिपल ही मिलेगा, जेरेंड नहीं होगा। इन डूइंग सो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं होगा, डूइंग सो ये वाली फ्रेज है। तो अगेन आप एक दफा देख लें, आपको समझ आता है ये क्या है। आईएनजी से शुरू हो रही है, जेरेंड या पार्टिसिपल, बाकी दो ऑप्शन तो गए। तो preposition के बाद है तो ये जेरेंड हो गया। Any phrase after preposition is either gerund or noun phrase. She gave an idea that people didn't like G. अब ये देखिए ये कौन सी फ्रेज है जी, अभी तक जो नहीं आई। एन आइडिया, इसके अंदर जो इसका हेड है वो है आइडिया, ये नाउन है। ये आगे इसके साथ इसके लगा हुआ है मॉडिफायर, इसको हम पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। तो अब आप एक बात जरा समझ लीजिएगा कि नाउन के बाद आगे ये पोस्ट मॉडिफायर, ये एक्चुअली है एक एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। तो नाउन के साथ जब भी एक रिलेटिव क्लॉज आ जाए आगे, तो उस नाउन को साथ शामिल करेंगे अगर, तो ये आपकी फ्रेज बनेगी, क्लॉज नहीं बनेगी, ये नाउन फ्रेज है। तो एक नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर, ये आपकी क्या बनती है जी, नाउन फ्रेज बनती है। इसके साथ प्री मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं। प्री मॉडिफायर में आपका कोई एडजेक्टिव आ सकता है, और पोस्ट मॉडिफायर के अंदर क्या आ सकता है, पोस्ट मॉडिफायर में आपकी रिलेटिव क्लॉज आ सकती है, आपकी प्रपोजिशनल फ्रेज आ सकती है, या आपकी पार्टिसिपल फ्रेज आ सकती है। ठीक है। तो एक नाउन फ्रेज के अपने अंदर एक क्लॉज आ सकती है, दो क्लॉजेस भी आ सकती है, चार क्लॉजेस भी आ सकती है। तो ये याद रखिए, ये एक नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर, ये क्या बना जी आपका, नाउन फ्रेज बनेगी, नाउन क्लॉज नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। A gun in his hand, the robber asked the passenger to give him everything they had. जी, a gun in his hands, गन नाउन है, इन हिज हैंड्स prepositional फ्रेज है, तो कैन नाउन प्लस prepositional फ्रेज आपकी बन गई एब्सोल्यूट फ्रेज। prepositional फ्रेज भी एक्चुअली एक्चुअली आपकी क्या होती है जी, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। तो नाउन के बाद कोई भी एडजेक्टिव लगा दें और वो पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो आपका क्या बनता है, एब्सोल्यूट फ्रेज। तो वो एडजेक्टिव सिंपल एडजेक्टिव हो सकता है, prepositional फ्रेज हो सकती है, या आपका कोई पार्टिसिपल हो सकता है। जी नेक्स्ट देखते हैं। द हाउस दे बिल्ट इज वेरी स्पेशियस। अब द हाउस नाउन है, दे बिल्ट ये आपकी एक रिलेटिव क्लॉज है। अभी जो हमने देखा था नाउन प्लस आपका पोस्ट मॉडिफायर, तो ये आपकी नाउन फ्रेज बनेगी, इसको क्लॉज नहीं समझना है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दे बिल्ट ये क्या है, सिर्फ अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, ये वाली फ्रेज, ये जो भी फ्रेज है, ये क्लॉज, ये क्या बनेगा, तो ये कौन सी क्लॉज बनेगी या फ्रेज बनेगी जी, ये एक्चुअली है आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। और ये कैसे है, बेसिकली ये सेंटेंस यूं है, द हाउस दैट या विच दे बिल्ट। अब दैट दे बिल्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाली क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होती है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दैट को हम बहुत सारी जगहों के ऊपर ओमिट कर देते हैं, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते इसको अभी छोड़ देते हैं, बहरहाल इसको ओमिट किया जा सकता है रिलेटिव प्रोनाउन दैट को। जी, द सीड्स सोन इन अ फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस मोर फ्रूट। जी, सीड्स नाउन है, सोन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म से शुरू होने वाली जो फ्रेज होती है वैसे ही पार्टिसिपल फ्रेज होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज होगी जी आपकी। नेक्स्ट वन, एनीवन विलिंग टू पार्टिसिपेट इज वेलकम। जी, एनीवन विलिंग टू पार्टिसिपेट। अब ये एनीवन
आपका एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस पार्टिसिपल। तो नाउन या प्रोनाउन एक ही बात होती है, तो नाउन प्लस पोस्ट मॉडिफायर जो भी होता है वो क्या बनता है आपका, ये है आपका नाउन फ्रेज। अच्छा, इसको हम, ये नाउन प्लस पार्टिसिपल बन रहा है, तो इसको हम पिछली काफी सारे एमसीक्यूज में हमने कहा नाउन प्लस पार्टिसिपल आपका एब्सोलूट फ्रेज है, तो इसको हम नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं? क्या मैं इसको एब्सोलूट फ्रेज कह सकता हूँ? अब सवाल ये है। तो मैं नहीं कह सकता। ये नाउन प्लस पार्टिसिपल है, लेकिन एब्सोलूट फ्रेज की एक और कंडीशन होती है। एब्सोलूट फ्रेज एक पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई करती है। यहाँ पे ये किसी क्लॉज को मॉडिफाई नहीं कर रही। और एब्सोलूट फ्रेज हमेशा कॉमा लगा के उसको अलग किया जाता है बाकी क्लॉज से, और वो किसी पूरी क्लॉज को वो मॉडिफाई कर रही होती है। यहाँ पे ये मॉडिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नाउन प्लस पार्टिसिपल है, ये फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है। हु इज वेलकम, तो ये हु का आंसर कर रहा है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो नाउन प्लस पार्टिसिपल अगर किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई नहीं कर रहा या कॉमा के साथ उसको अलग नहीं किया हुआ, तो वो उसको उसको एब्सोल्यूट फ्रेज आपने नहीं करना, वो बेसिकली नाउन फ्रेज होती है। एब्सोल्यूट फ्रेज वो तब बनती है जब स्ट्रक्चर उसका यही होगा नाउन प्लस पार्टिसिपल, लेकिन वो किसी मुकम्मल पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई कर रही होगी। ठीक है। तो ये फर्क आपने जहन में रखना है। इन एब्सोल्यूट जो फ्रेज है उसकी दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है कि वो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को मॉडिफाई कर रही होती है। हिज प्रोफेशन टीचिंग इंग्लिश टू एम्प्टी कैट एस्पिरेंट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड। जी। अब इसके अंदर मैं आपको दो ऑप्शंस दे देता हूँ। ये जेरंड है या ये पार्टिसिपल है। जी। तो ये अब आपका देखिए, ये है आपकी, वैसे तो ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, दोनों तरफ इसके कॉमा लगा हुआ है, और ये आपकी इसको पॉजिटिव फ्रेज भी कह सकते हैं, पॉजिटिव के तौर पर फंक्शन कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस ही मैंने आपको दो दिए हुए हैं, जेरेंट या पार्टिसिपल। तो ये किसी को मॉडिफाई किसी चीज को नहीं कर रही, ये प्रोफेशन हिज प्रोफेशन इसको रीनेम कर रही है, एक नाउन को रीनेम कर रही है। जो आपकी ये पॉजिटिव फ्रेज होती है वो रीनेम करती है किसी नाउन को। ठीक है। तो अब ये आपकी क्या करेगी जी, ये क्या होगा, ये आपका पार्टिसिपल होगा, चेरे नहीं होगा। अब आते हैं इसके चेक की तरफ। मैंने पहले कहा था कि इसको रिमूव करने से मीनिंग चला जाता है अगर ये चेरेंट हो, यहाँ पे नहीं जाएगा। हिज प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखिए जरा, यहाँ पे इसलिए मीनिंग नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ये चेरेंट है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल है, पॉजिटिव के तौर पर फंक्शन कर रही है। अगर मैं इस प्रोफेशन को खत्म करके अब यहाँ से पढ़ूं इसको, टीचिंग इंग्लिश टू एम्प्टी कैट एस्पिरेंट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखिए जरा, अब अगर इसको हटाएंगे तो ये मीनिंग चला जाएगा। तो अगर ये मीनिंग वाली बात यहाँ पे, इसलिए आपको ये वाला चेक इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये यहाँ पे नॉन एसेंशियल है, और ये पॉजिटिव के तौर पर फंक्शन कर रही है जेरंड फ्रेज आपकी। ठीक है। लेकिन ये दूसरे वाला चेक आपका जरूर अप्लाई होता है। व्हाट को ये आंसर कर रही है, व्हाट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये जेरंड जो होता है, एक तो रिमूव करने वाले के साथ आप ये व्हाट वाला चेक भी जरूर रखा करें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये जेरंड है या पार्टिसिपल है। नेक्स्ट वन, वी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव लाइक अ डिसेंट फेलो, बिहेव हाउ, ये हाउ का आंसर कर रही है। ठीक है। इन व्हाट वे, तो हाउ को जो आंसर करे वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। योर डिमांड्स आर समवट फनी। इसको देखिए जरा, और करिए क्या समझ आता है इसमें। देखिए जरा, यहाँ पे फनी इज एन एडजेक्टिव, समवट इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना फनी, हाउ मच फनी, टू व्हाट एक्सटेंट,
ये एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव बनता है आपका कौन सी फ्रेज जी? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो इसके अंदर एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। ही इज अ वेरी वाइज डिसेंट फेलो। वाइज डिसेंट अगर करेंगे तो दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। या इसके साथ आ सकता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। लाइक आपने कहा समवट फनी, आप कहते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव वेरी इंटेलिजेंट आपकी एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। या आप कहते हैं ही इज टू वाइज। तो टू वाइज आपका क्या, टू आपका एडवर्ब है, वाइज एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आपका क्या बनता है जी? एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। और तीसरा क्या होता है? आपकी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है कभी वो भी एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करती है। तो एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर ये तीन तरह से हो सकता है, जिस तरह से हमने देखा था एब्सोल्यूट फ्रेज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है। तो दिस इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि यहाँ पे काम कर रही है किसके तौर पर? ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ओके जी। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये अंडरलाइन करते हैं जी, इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे क्या है? अब इसको हम कहते हैं जी ए पॉजिटिव फ्रेज। ये इस्लामाबाद एक नाउन है जिसको ये रीनेम कर रहा है। पॉजिटिव फ्रेज वो होती है जो कि अपने से पहले वाले नाउन को रीनेम करती है, उसके बारे में मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर रही होती। रीनेम करना को और चीज़ है। इस्लामाबाद और तो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है। तो जो रीनेम करती है जो फ्रेज वो आपकी क्या होती है? पॉजिटिव फ्रेज होती है। नेक्स्ट वन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लास्ट एमसीक्यू है। क्या है जी ये? देखिए, ऑल आपका एक प्रोनाउन है, दैट ग्लिटर्स आपकी एक रिलेटिव क्लॉज है। तो नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का मतलब है आपका पोस्ट मॉडिफायर या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन एक ही बात है। तो प्रोनाउन के बाद भी जब भी रिलेटिव क्लॉज आएगी तो ये आपकी बनेगी नाउन फ्रेज। तो ये रिलेटिव क्लॉज है ये वाली, लेकिन क्योंकि इस रिलेटिव क्लॉज के साथ आपने एक प्रोनाउन को भी ऐड कर लिया है, तो इस सब को मिला के ये सारे का सारा जो बनेगा दिस वुड बी अ नाउन फ्रेज। दैट्स ऑल। और आई विल ट्राई कि मैं फ्रेजेस के बारे में कंप्लीट एक डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड कर सकूं, बट अगर मुझे टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह उसके अंदर हम क्लॉज की टाइप्स डिस्कस करेंगे और सेंटेंस की टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।